हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्लेसमेंट और इंडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम प्लेसमेंट की बात करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, उसको स्पेसिफिक जॉब असाइन करना कि उसको क्या काम करना है, उसी को ही प्लेसमेंट या पोस्टिंग कहा जाता है। प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा जाता है और उसके रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको काम काम जो है वो दिया जाता है। प्लेसमेंट करना कोई सिंपल काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें जब भी एम्प्लॉय प्लेस किया जाता है तो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के आधार पे, उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको प्लेस किया जाता है। उस कैंडिडेट की स्किल, एबिलिटी, पोटेंशियल, कैपेसिटी के आधार पे ही उसको प्लेस किया जाता है। जो भी जॉब ऑफर की जाती है एम्प्लॉय को, वो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे की जाती है। जॉब मस्ट नॉट बी हायर देन क्वालिफिकेशन। वो जो जॉब है वो उसके क्वालिफिकेशन से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, उसकी लोअर भी नहीं होनी चाहिए। सो प्लेसमेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट होता है किसी कैंडिडेट व्यक्ति को, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसको जॉब पे रखना। जो भी जॉब उसके लिए सूट करती है, उसको उस जॉब के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट देना। जो भी एम्प्लॉय सिलेक्टेड होता है वो एप्रोप्रिएट जॉब के लिए प्लेसमेंट उसकी की जाती है। और ये सारा का सारा काम जो है वो प्लेसमेंट के माध्यम से होता है। और जो भी एम्प्लॉय प्लेस किया जाता है, जब उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, जॉब के बारे में बताया जाता है, तो उसे इंडक्शन कहा जाता है। पर्सन जॉब में एडजस्ट कर जाए, उसकी बहुत सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी जॉब परफॉर्मेंस से रहती है, तो कैंडिडेट को प्रॉपर्ली बताया जाता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करनी है, किस तरह से उसको काम किया जाएगा, किस तरह की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड तो कंपनी रहेगी। वो सारा काम इंडक्शंस में होता है। प्लेसमेंट एक हाईली सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स का एक प्रोसेस होता है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जब किसी व्यक्ति को प्लेसमेंट करता है, तो वो उसका मेन मोटिव होता है एम्प्लॉय की मोराल को बूस्ट अप करना और एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम करना, एम्प्लॉय के एब्सेंट को कम करना। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट देंगे, उस व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट देंगे। एंड वो एम्प्लॉय तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। अगर आपकी कई बार आप प्लेसमेंट, अगर व्यक्ति को सही ढंग से प्रॉपर वे से नहीं होती है या सही ढंग से प्लेसमेंट ना हो, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, कई रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन अपने काम से नहीं होगी, वो ज़्यादा काम भी नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट रोल भी प्ले नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट से भी काम नहीं करेगा और ज़्यादातर अब्सेंट रहेगा। तो ये रीज़न हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं करोगे तो इस तरह की दिक्कत ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सही ढंग से उसको सही जॉब पे रखोगे, तो ये चीज़ें, दिक्कत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द प्लेसमेंट। दो तरीके से प्लेसमेंट होती है, एक डिफरेंशियल प्लेसमेंट होती है, एक ट्रेडिशनल प्लेसमेंट है। जो डिफरेंशियल प्लेसमेंट है वो क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसकी स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एबिलिटी को बहुत सी जॉब के साथ कंपेयर करके देखा जाता है। मतलब वेरियस जॉब, बहुत सी जॉब के ऑप्शंस है, उसके साथ उसके स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एबिलिटी को जज किया जाएगा। फिर देखा जाएगा वो किस जॉब में सूट कर रहा है, किस जॉब के लिए वो अच्छा है, कैपेबल है, उसके आधार पर उसको पोस्ट दी जाएगी। सो इसमें क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उस कैंडिडेट को जितनी भी पोस्ट है उसमें वो कहाँ सूट कर रहा है, उसको वो पोस्ट दी जाएगी। ट्रेडिशनल प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल स्पेसिफिक जॉब के साथ, मतलब एक ही जॉब है, एक ही पोस्ट है, उसके साथ कैंडिडेट का स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड आपको मैच करना है, फिर देखना है वो उसके लिए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ट्रेडिशनल मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे सप्लाई ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होती है, लोग जो है वो ज़्यादा डिजायर्ड कैंडिडेट मार्केट में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल प्लेसमेंट देखी जाती है। और डिफरेंशियल प्लेसमेंट वहाँ होती है जहाँ पे सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज कम होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव या ऑफ द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? रिडक्शन इन द फ्रस्ट्रेशन। तो मेन बात है इसकी प्लेसमेंट की, वो ये रहता है कि प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू रैंक, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार से दी जाती है। ये एम्प्लॉय को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि आपकी जॉब क्या है
और किस रैंक की है, तो उसकी जो सैटिस्फैक्शन है वो फुल हो जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। सेकंड, रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर रेट। अगर प्लेसमेंट उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके जॉब की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी, तो स्किल और एबिलिटी को ध्यान में रख के अगर प्लेसमेंट की जाती है, तो वो अपने काम को पसंद करता है और टर्नओवर की कम होगी। रिडक्शन इन द एब्सेंटिज्म। प्लेसमेंट जो है वो अब्सेंट रहने वाले एम्प्लॉय की कैटेगरी को कम करती है, क्योंकि रैंक और जॉब के हिसाब से ही ड्यूटी असाइन की जाती है, जिससे कंपनी में एब्सेंटिज्म कम होती है। Reduction in the accident in area specialization is very important to the work। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन ही लोगों को काम में रखा जाता है, और जिसको स्पेशलाइजेशन के आधार पे ही उस पोस्ट में उस व्यक्ति को रखा जाएगा, जिससे एक्सीडेंट के होने के खतरे कम हो जाते हैं। मैचिंग ऑफ द एबिलिटी विद द जॉब। तो यहाँ पे हम उसकी योग्यताओं को जॉब के साथ कंपेयर करते हैं। क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, क्या उसमें योग्यता है, उस हिसाब से क्या जॉब उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, उस हिसाब से जब पोस्ट दी जाती है, जॉब दी जाती है, तो उसमें उस योग्यता के अनुसार वो काम करता है और बेस्ट काम करेगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि राइट पर्सन जो है वो राइट जॉब पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आनाकानी करेगा काम करने में, वो फटाफट काम को कंप्लीट कर देगा। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो प्लेसमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सहायता करता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट अप होता है, टर्नओवर कम होती है, एक्सीडेंट कम होते हैं, एब्सेंटिज्म कम होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फटाफट हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ प्रॉब्लम भी प्लेसमेंट में रहती है, वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब। सम टाइम क्या होता है, हमें जो जॉब दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें सैलरी अच्छी हो, स्टेटस हमारा जॉब का अच्छा हो, लेकिन कभी-कभार क्या होता है, स्टेटस अच्छा होता है, सैलरी अच्छी नहीं होती है ना? तो इस तरह की जो एम्प्लॉय को थोड़ी-सी दिक्कत जो है वो प्लेसमेंट में देखी जाती है। जॉब एक्सपेक्टेशन। हम जॉब से बहुत सी उम्मीदें करते हैं, जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो जॉब से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखता है। वो एम्प्लॉयी नॉलेज और स्किल के आधार पे वो अपने लिए बेस्ट ही सोचता है, पर सम टाइम उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती है, नॉलेज भी अच्छा होता है, स्किल भी अच्छी होती है, लेकिन उसकी जॉब में बहुत सी प्रॉब्लम जो उसको देखने को मिलती है, जो वो सोचता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो रियलिटी उससे मैच नहीं हो पाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डायनेमिक है, निरंतर चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, और कंपटीशन के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो सडनली एम्प्लॉय को उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो उसे अप टू डेट रहना पड़ता है। तो एम्प्लॉय के लिए ये भी दिक्कत है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण उसको वो भी चीज़ सीखनी पड़ेगी, और जहाँ भी उसकी प्लेसमेंट है उसके आधार पे उसको अपडेट रहना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाते हैं, अमलगमेशन हो जाती है, एक्विजिशन हो जाती है, तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ती है, और जॉब रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जिस पोस्ट पे है, जिस जगह पे आप हैं, वो भी चेंज हो जाती है अगर ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रिस्ट्रक्चर होता है, तो प्लेसमेंट में वो भी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ऑफ फिट इन जॉब। जॉब जो है वो अलग-अलग कैटेगरी की होती है। सम टाइम इंडिपेंडेंट जॉब, जहाँ पे आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट आपकी फील्ड होती है, अपने हिसाब से आप काम करते हैं। कुछ में सब्सिक्वेंटली जॉब होती है, जहाँ पे आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आपका काम दूसरों की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का काम होता है। तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेचर का काम होता है, वहाँ पे आप अपने काम को तभी परफ़ॉर्म कर पाएँगे जब आप दूसरा व्यक्ति परफ़ॉर्म करेगा। तो अब आपकी जॉब सम टाइम आपको सूट नहीं करती है, फिट नहीं बैठती है, प्रॉब्लम उसमें काफ़ी एरीज़ होती है जो आपकी पोस्ट होती है, तो ये भी प्लेसमेंट की दिक्कत रहती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडक्शन है, प्लेसमेंट की बात मैंने कर ली। प्लेसमेंट में और इंडक्शन में से भी पेपर में पूछा जाता है। प्लेसमेंट में सिंपल आपने याद रखना कि किसी भी न्यू व्यक्ति को जब अपॉइंटमेंट उसकी होती है, और अपॉइंटमेंट के बाद उसको कोई भी जगह स्थान दिया जाता है काम करने के लिए, वो ही प्लेसमेंट है। इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन क्या होता है, किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ़ैमिलियर होने वाला प्रोसेस है। फ़ैमिलियर का मतलब है, जब नया एम्प्लॉयी आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं होता है, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू करवाते हैं, फ़ैमिलियर करवाते हैं, वो
प्रोसेस ही आपका इंडक्शन का होता है। हम एम्प्लॉयी को रिक्रूट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारा जो सेकंड फेज़ है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का हो जाता है। तो फर्स्ट फेजेज़ में हम व्यक्ति को रिक्रूट करके उसको सिलेक्ट करते हैं और सेकंड फेजेज़ में हम उसको लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं। इंडक्शन जो है वो किसी न्यू एम्प्लॉयी को ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ़ैमिलियर करवाने वाला बात होती है। इसमें कल्चर के साथ, वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ या किसी भी कंपनी की जो भी पॉलिसी है, रूल रेगुलेशन है, उसके साथ फ़ैमिलियर करवाया जाता है। और जो नया व्यक्ति होता है, वो थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील करता है, उसके माइंड में काफ़ी डाउट्स होते हैं, उन डाउट को भी क्लियर किया जाता है क्योंकि न्यू पर्सन को न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है उसकी जॉब क्या है, उस जॉब के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है। ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है, इसका मेन मोटिव होता है, ये सबसे प्राइमरी स्टेजेस में करवाया जाता है, जब व्यक्ति अनफ़ैमिलियर होता है, ये स्टार्टिंग की स्टेज होती है जहाँ पे व्यक्ति को स्टार्टिंग में चीज़ों को बताया जाएगा। दूसरा इसका मेन मोटिव होता है फ़ेवरेबल एटीट्यूड कंपनी के प्रति क्रिएट करना। जो न्यू एम्प्लॉयी आता है वो अगर उस न्यू एम्प्लॉयी को स्टार्टिंग में कंपनी के फ़ेवरेबल एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए करवाया जाता है इंडक्शन प्रोग्राम। दूसरा न्यू एम्प्लॉयी को शॉर्ट पीरियड में समझ नहीं आता है, सो इफ़ेक्टिव आउटपुट चाहते हैं आप न्यू एम्प्लॉयी से, तो उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम करवाना ज़रूरी है। और जो कई बार क्या होता है एम्प्लॉयी आता है उसको काम पसंद नहीं लगता है 1-2 दिन वो काम छोड़ के चला जाता है। तो उसके लिए इंडक्शन अगर होगा तो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है वो ऑर्गेनाइज़ेशन को भी, अपने आप को भी, तो वो उसके लिए क्या है बेस्ट रहेगा। पर्पस क्या है इंडक्शन प्रोग्राम करवाने का? कि जो भी कंपनी इंडक्शन प्रोग्राम करवाती है, क्यों करवाती है, उसका पर्पस क्या है? फर्स्ट आता है ओपन टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयी के बीच टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए और जो न्यू कलीग है उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन बिल्डअप करने के लिए और उस व्यक्ति में एक टीम भावना को उत्पन्न करने के लिए ताकि वो बाकी एम्प्लॉयी के साथ मिलकर काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलकर काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें और एम्प्लॉयी सेटल डाउन क्विकली हो जाए। सेटल डाउन का मतलब है एम्प्लॉयी जो है घुल-मिल जाए सबके साथ, वो एडजस्ट हो जाए एंड न्यू एम्प्लॉयी बिकम टू प्रोडक्टिव मेंबर। मतलब आप न्यू एम्प्लॉयी से काम करवाना चाहते हो, तो अगर वो जल्दी ही ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेगा, तो वो फटाफट काम करना तरीके से पसंद करेगा और uh, it is provide to the benefit of the organization and the employee also. It's mean that कि जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिटेड होता है क्योंकि एम्प्लॉय भी बहुत चीज़ें जो है इंडक्शन प्रोग्राम में सीखता है कि कहाँ से वो स्टार्ट करें, उसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेता है, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जान लेता है। नाउ द टाइप ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। 2 तरह के इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होता है और एक इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होता है। जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम ज़्यादा करवाए जाते हैं न्यू एम्प्लॉयी के लिए और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर इंडक्शन प्रोग्राम सुपरवाइज़र ही करवाता है, वो ज़्यादा खर्चे जो है इंडक्शन प्रोग्राम के लिए नहीं करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है इंडक्शन प्रोग्राम करवाने के लिए। वहाँ पे टाइम, मनी को भी आपको सेव करना है, साथ में न्यू एम्प्लॉयी को बताना भी है। तो इनफॉर्मल इंडक्शंस के लिए थोड़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल इंडक्शन होती है, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर करवाती है। इस इंडक्शन प्रोग्राम में आप पॉलिसी, बिज़नेस स्ट्रैटेजी के बारे में, करियर डेवलपमेंट के बारे में, एम्प्लॉयी बेनिफिट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वैल्यू और एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं की बेनिफिट ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम कि जो इंडक्शन प्रोग्राम है, उसके क्या बेनिफिट निकल के आते हैं जब भी कोई इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है, एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये भी। तो ये जब इंडक्शन करवाया जाता है तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएँगे? फर्स्ट आता है रिड्यूस द टाइम एम्प्लॉयी टेक रीच कॉम्पिटेंस यानी कि जो न्यू एम्प्लॉयी है, वो फटाफट एक कॉम्पिटेंट पर्सन बन जाए, फटाफट जो है वो अपनी एब्सेंट को कम कर ले, मतलब वो अच्छे से काम करें, तो उसको अचीव करने के लिए अच्छा है। दूसरा यूनिफॉर्म ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, किस तरह से डिपार्टमेंट काम करता है, ब्रांचेस कैसे काम करती है, लोकेशन क्या है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो भी उसको क्लियर हो जाती है। ऑफर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दैट मैच टू एम्प्लॉयी प्रोफाइल। आप
इंडक्शन प्रोग्राम में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करवाए जाते हैं वो एम्प्लॉय की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है, जो एम्प्लॉय की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नीडेड है। अपडेट एंड मॉडिफाई प्रोग्राम, यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो भी प्रोग्राम करवाना है वो कॉस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कब करवाना है, 1 महीने के अंदर करवाना है, 2 महीने के अंदर करवाना है। एंड ट्रैक टू लर्नर प्रोग्रेस, कितना आपने इंडक्शन प्रोग्राम करवाया है, कितना सामने वाले ने सीखा है, उसका कंप्लीट रेट क्या है, वो की बेनिफिट है इंडक्शन प्रोग्राम के। नाउ द इंडक्शन प्रोसेस कंटेंट, कि जब भी कोई इस तरह के इंडक्शन प्रोग्राम करवाए जाते हैं न्यू एम्प्लॉय के लिए, तो उसको क्या-क्या बताया जाता है, उस प्रोग्राम में क्या-क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो लोगों के साथ होती है कि एम्प्लॉय किस तरह का वर्क करता है, किस तरह का वर्क करेगा। दूसरा, उसे कंपनी के बारे में ओवरव्यू बताया जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री बताई जाती है, कंपनी किस तरह से काम करती है। थर्ड, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया जाता है कि इनफॉर्मल फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन डिपार्टमेंट क्या है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है। अनदर, जनरल पॉलिसी प्रोसीजर कंपनी के बताए जाते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी के रूल रेगुलेशंस क्या हैं। प्रोडक्ट रेंज एंड सर्विस बताई जाती है कि कंपनी कहाँ-कहाँ प्रोडक्ट को बेच रही है, किस तरह की सर्विस जो है वो अपने कस्टमर को दे रही है। एम्प्लॉयी फैसिलिटी एंड बेनिफिट भी बताए जाते हैं कि एम्प्लॉयी को क्या-क्या फैसिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में है, क्या-क्या बेनिफिट उसको दिए जाते हैं। फायर, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर भी बताए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलो अप इन केस ऑफ द ग्रीवेंसेस, कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन एंड सजेशन किस तरह से होता है वो भी बताया जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, स्टैंडिंग कमेटी या डिसिप्लिनरी कमेटी कौन-कौन सी है, उसको प्रोसीज करने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर रहता है, स्टेप रहते हैं। और ट्रेनिंग या प्रमोशन ट्रांसफर पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्यूचर्स में ट्रेनिंग क्या हो सकती है, प्रमोशन कैसे-कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के, और साथ में ही जो बाकी उनकी क्वेरीज होती है उनको भी सुना जाता है, उनको भी सॉल्व किया जाता है, और इंडक्शन प्रोग्राम के कुछ फीडबैक भी लिए जाते हैं जब इंडक्शन प्रोग्राम न्यू एम्प्लॉय के लिए करवाया जाता है। एक इंडक्शन प्रोग्राम वो ही इफेक्टिव होता है जिसमें इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड हो, लर्निंग अच्छी दी जाए, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट अप हो, उनको एनर्जी ज़्यादा क्रिएट की जाए, स्ट्रेस को कम करना, कॉस्ट को कम करना। इंडक्शन प्रोग्राम में ह्यूमन एरर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टीम की भावना को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हो, इसमें गुड कंपनी की इमेज क्रिएट हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन का कम कॉस्ट लॉस हो, तो वो इंडक्शन प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नाउ द स्ट्रैटेजी चॉइस टू इंडक्शन प्रोग्राम, देखिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी जो है वो इंडक्शन प्रोग्राम के लिए करवाई जाती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम भी होते हैं, इंडिविजुअल कलेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम भी होते हैं, सीरियल या डिस्जंक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम भी होते हैं, इन्वेस्टर्स एंड डी इन्वेस्टर इंडक्शन प्रोग्राम भी होते हैं। पहला आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है या बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पे हम फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम करवाते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं, सिस्टमेटिकली प्रोग्राम होते हैं। और जहाँ पे इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम वहाँ होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आप प्लेसमेंट प्लेस पे ही, जो जहाँ पे वो काम करता है वहीं पे ही उसकी ओरिएंटेशन इंडक्शन होती है न्यू एम्प्लॉय की। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करवाए जाते हैं। तो कौन-सा बेस्ट है, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल में से फॉर्मल ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि फॉर्मल एक सिस्टमैटिकली प्रोग्राम होता है, तो फॉर्मल इंडक्शन ज़्यादा बेटर होता है। सेकंड आता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम। जो ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कलेक्टिव भी हो सकते हैं। जब आप किसी ईच न्यू एम्प्लॉयी के लिए, मतलब सिर्फ अकेले सिंगल एम्प्लॉयी के लिए आप इंडक्शन प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है। जो कलेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करवाए जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ द कैंडिडेट होते हैं, सबको इकट्ठा ही इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है। ये फॉर्मल नेचर्स के होते हैं। सीरियल एंड द डिस्जंक्टिव इंडक्शन, सीरियल एंड डिस्जंक्टिव इंडक्शन थर्ड स्ट्रैटेजी होती है इंडक्शन प्रोग्राम करवाने की।
सीरियल इंडक्शंस क्या होते हैं? सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस टू न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनी। जो भी सीनियर होंगे, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होंगे, वो न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में बताएंगे। जबकि डिस्टिंक्टिव अप्रोच क्या होती है, वहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय जो है वो न्यू एम्प्लॉय को नहीं बताता डिपार्टमेंट के बारे में। तो सीरियल इंडक्शन वो हुई जहाँ पे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में बताएगा। और डिस्टिंक्टिव में क्या हुआ, जब कोई भी सीनियर या पुराना जो भी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है वो न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताता है, तो उसको हम ये जो सीरियल इंडक्शन है ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है? और ये जो डिस्टिंक्टिव है ये एक तरह का मॉडर्न मेथड माना जाता है। एंड इन्वेस्ट्योर एंड डिवेस्ट्योर इंडक्शंस क्या होती हैं? ये लास्ट स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की स्ट्रैटेजी बिल्डअप करता है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है। अगर इन्वेस्टर ओरिएंटेशन अप्रोच की बात करें, तो कंपनी यहाँ पे वैल्यूएबल कैरेक्टर न्यू एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करती है कि कंपनी के वैल्यूएबल कैरेक्टर्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल पोजीशंस की होती हैं, वो इस अप्रोचेस को फॉलो करती है। जहाँ पे टॉप लेवल व्यक्ति को आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना है, तो उसके लिए ये होगी। जब भी हम न्यू रिक्रूट इज सिलेक्टेड ड्यू टू वैल्यूएबल कैरेक्टर, जो भी हम न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें वैल्यूएबल कैरेक्टर को हम जज करते हैं, और वैल्यूएबल कैरेक्टर के हिसाब से उसको फ्रीडम होती है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। ओके, वो किसी तरह के भी डिसीजन ले सकता है। डिवेस्ट्योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें कि जब भी न्यू रिक्रूटमेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक तरह की ओरिएंटेशन अप्रोचेस होती हैं जहाँ पे न्यू रिक्रूट करनी हो, जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस की एकेडमी है, या कोई रिलीजियस क्लब है, या फुटबॉल की एकेडमी है। वहाँ पे इस तरह की इंडक्शन प्रोग्राम करवाए जाते हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज़ को क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को क्रिएट करने की बात होती है। मतलब उस संस्था की वैल्यू को हमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है उसमें, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट्योर, और जहाँ पे हम वैल्यूज़ से ज़्यादा थोड़ी मॉडिफिकेशन वैल्यूज़ में कर सकते हैं, वहाँ पे डिवेस्ट्योर इंडक्शन प्रोग्राम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इंडक्शन। एम्प्लॉय की इंडक्शन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, they are experienced, they have necessary expertise to how the way the new employee falling different way। जो भी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, अपनी उम्मीद होती है इन इंडक्शन प्रोग्राम से। पहला है कि टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर इंडक्शन प्रोग्राम। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये इंडक्शन प्रोग्राम को सेटअप करते हैं, और वो इंडक्शन प्रोग्राम को एम्प्लॉय को देख के सेटअप किया जाता है। उनके नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस के आधार पे इंडक्शन प्रोग्राम रखे जाते हैं। सेकंड सेकंड आता है, ये न्यू एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे एप्रोप्रिएट इंक्वायरी रिक्वेस्ट के आधार पे, प्रायोरिटी के आधार पे जो है वो काम करते हैं। असिस्टिंग विद इंडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? यहाँ पे इंडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि कंडक्टिंग ए साइट टूर, न्यू एम्प्लॉय कोलीग्स से इंट्रोड्यूस करवाना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में बताना, डेली रूटीन के बारे में बताना, तो इस तरह से इस प्रोग्राम में करवाया जाता है। प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट लिसनिंग टू एम्प्लॉय नीड, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो न्यू एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं, उनकी नीड को सुनते हैं। साथ में ऑब्टेन रेगुलर फीडबैक फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉय, ये न्यू एम्प्लॉय के साथ रेगुलर फीडबैक लेते हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। साथ में किस तरह से न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना है, वर्क प्लेस के साथ इंटीग्रेट करना है, जोड़ के रखना है, वो उसके लिए भी काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉय इंडक्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट की भी होती है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनका भी काम है इंडक्शन प्रोग्राम में रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लाइन मैनेजर। तो लाइन मैनेजर भी इंश्योर करता है कि जो भी इंडक्शन प्रोग्राम करवाया गया है उसकी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन न्यू एम्प्लॉय को जाने, न्यू एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करें और न्यू एम्प्लॉय को इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताए। उसके जो लाइन मैनेजर होता है उसका रोल
अ, होता है कि वो इंडिविजुअल को उसका रोल बताए और वर्क प्लेस प्रायोरिटी बताए कि भई आपका क्या काम है, कैसे काम करना है, वो लाइन मैनेजर बताता है। साथ में उसकी जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उसकी कंडीशंस क्या है एम्प्लॉयमेंट की, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है उसके काम की और उससे क्या उम्मीद की जा रही है काम के बारे में, वो लाइन मैनेजर उसको बताएगा। उसकी एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो एथिक और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लाइन मैनेजर बताएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, डेली रूटीन है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के, वो बताएगा। हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके, मतलब जो भी हेल्थ और सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वर्क प्लेस में क्या कल्चर इन्वायरमेंट है, क्या सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, कोई भी दिक्कत है तो कहाँ से सॉल्यूशंस होगा, वो लाइन मैनेजर बताएगा। न्यू एम्प्लॉयी की खुद से भी कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडक्शंस होती हैं। इंडक्शन इज जस्ट नॉट ए वन वे प्रोसेस, है ना? रादर ए कलेक्टिव एफर्ट्स, इंडक्शन होता है कलेक्टिव एफर्ट होता है। न्यू एम्प्लॉयी जो एक्सपेक्ट करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट इंडक्शन प्रोग्राम, न्यू एम्प्लॉयी को इंडक्शन प्रोग्राम जानने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम में रेगुलर पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ में सीक असिस्टेंस एंड सपोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर, अगर उसे कहीं दिक्कत लगती है तो किसी से सहायता लेनी चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। एस्टेब्लिश टू प्रोडक्टिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर और कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने चाहिए। साथ में अपने काम के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे अपने काम के प्रति उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके आधार पे उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो क्लियर हो। साथ में हेल्थी और पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्डअप करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एंड अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट रखना चाहिए। और जो भी जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का होना ज़रूरी है। जो भी इंडक्शन प्रोसेस प्रोग्राम करवाया जाता है, उसके अंदर फीडबैक का होना ज़रूरी है कि उस फीडबैक उस काम से उसने क्या सीखा। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम रहेगा या लेक्चर रहेगा ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में।